गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं सुरेंद्र मदान को एनपीएस मियावाड़ी के बिहार पर। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं जो है उनके बारे में। यहाँ जब हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की, तो आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्था जो है जो मेजर कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी जिनके ऊपर अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है। उन्हीं डिपेंड करने वाली चीजों में से दो मेजर जो चीजें आती हैं वो आती है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में हम इस चैप्टर के बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में, क्योंकि जब भी कोई देश उन्नति करता है, तरक्की करता है, तो उसमें मेन रोल जो होता है वो फैक्ट्री का, कारखाने का, इन चीजों का होता है। यहां हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि फैक्ट्री कारखाने का जो प्रोडक्ट तैयार होता है, जो कच्ची सामग्री उनको चाहिए, वो सारा का सारा प्रोडक्ट है, कच्ची सामग्री जो है वो कहाँ पहुंचती है और वो किस तरह से पहुंचती है, वो थ्रू पहुंचती है ट्रांसपोर्ट के। क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो वो मटेरियल उन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल निभाता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को उन्नत करने में, तरक्की करने में, उसमें तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ट्रांसपोर्ट का ही होता है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जो है कोई भी देश होता है अपनी चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अच्छे से भेज सकता है, एक देश से दूसरे देश में भेज सकता है। तो मैं ट्रांसपोर्ट की बात करता हूँ तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधनों के प्रकार, मेजर बात करते हैं यातायात के साधन होते हैं बेटा तीन प्रकार के, 3 टाइप्स के। फर्स्ट इज लैंड, जो हमारा स्थल होता है, वाटर जल, और तीसरा होता है एयर। यानी 3 प्रकार से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं मटेरियल्स को। एक तो धरती के द्वारा, जो धरती के ऊपर जो व्हीकल चलते हैं, एक पानी के अंदर जो व्हीकल चलते हैं, समुद्र इत्यादि के अंदर जो चलते हैं, और तीसरा होता है एयर, हवा के द्वारा जो मटेरियल, जो चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान तक या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। 3 प्रकार के मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। फर्स्ट है, हम बात करते हैं लैंड की, जो हमारी धरती है जिसके ऊपर जो यातायात के साधन चलते हैं। तो उसमें भी 3 प्रकार के यातायात के साधन पाए जाते हैं, क्योंकि ये इसके आगे ग्रुप्स हैं। अब लैंड में से जो 3 प्रकार के यातायात के साधन चलते हैं उसमें फर्स्ट है जैसे रोडवेज। रोडवेज आपने देखी होगी, सड़कें जो हमारे देश के अंदर बनी हुई हैं, अलग अलग प्रकार की सड़कें हैं। उनका मैं आगे विस्तार से आपको बताऊंगा कि कौन सी सड़कें कौन किस तरह से जुड़ती हैं और वहां वर्किंग किस तरह से की जाती है। उसके बाद है रेलवेज। रेल की लाइनें जो है वो बिछी गई हैं, रेलवेज चलती हैं। तीसरी जो आजकल मॉडर्न टाइम के अंदर इसका यूज किया जाता है पाइपलाइन का, क्योंकि जैसे तेल है, गैस है, इन चीजों का हम आजकल पाइपलाइन के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्योंकि पुराने टाइम में क्या था, इनको कैरी करके टैंकर इत्यादि के अंदर ले जाया जाता था, तो उसमें कॉस्ट भी ज्यादा पड़ती थी, और दूसरा ट्रैफिक के जाम होने का ज्यादा सिस्टम रहता था। तो उस वजह से उसमें कमी करके पाइपलाइन के थ्रू आजकल पेट्रोल को, गैस को, इन चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो मेजर 3 लैंड के पार्ट होते हैं, रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइन। उसके बाद बात करते हैं वाटर की। वाटर जल के अंदर जो चीज चलने वाली, उसमें एक इनलैंड होता है और एक ओवरसीज होता है। इनलैंड होता है जो भूमि के अंदर जो आंतरिक जो चलती है, जो पानी के अंदर जो आंतरिक चलती है, जैसे पनडुब्बी वगैरह जो होती है, और ओवरसीज जो समुद्र के अंदर जो चलने वाली जो चीजें होती है उनके बारे में बात करते हैं, जैसे जहाज वगैरह जो है। फिर आती है बात एयर की। एयर के द्वारा भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लाइक एयर भी 2 प्रकार के होते हैं। डोमेस्टिक जो होता है देश के अंदर ही, हमारे जैसे इंडिया के अंदर ही जो एयरलाइन चलती हैं उनको डोमेस्टिक बोला जाता है। एक होती है इंटरनेशनल, जो देश के बाहर दूसरे देशों में हम लेकर चलते हैं, वो होती है। अब डोमेस्टिक के भी 2 पार्ट होते हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग होती है, तो सरकारी होते हैं जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार चलाती है, और एक होते हैं प्राइवेट एयरलाइंस, जो प्राइवेट लोग, जो कुछ पर्सनल, जैसे लाइक किंगफिशर है, इस तरह से जो लोगों ने अपने पर्सनल व्हीकल, अपने जो एयरलाइन चला रखी है, उसको बोला जाता है। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर रोडवेज की बात करेंगे। तो रोडवेज के बारे में बात करते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ रोडवेज बताता हूं कि प्रकार, रोडवेज के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की सड़कें होती है। देखो बेटा, आपने ज्यादातर आप जानते होंगे जीटी रोड के बारे में, आपने नाम सुना होगा जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड जो थी वो पुराने टाइम के अंदर जो थे शेरशाह सूरी राजा थे, उन्होंने शुरू की थी। सबसे पहले जो थे उन्होंने कोलकाता से लेकर पेशावर तक जो थी एक रोड बनाई थी, कच्ची सड़क, जिसको बाद में जीटी रोड का नाम दे दिया गया था, वो उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद से आज भारत के अंदर बहुत सारे नेशनल हाईवेज हैं। तो नेशनल हाईवे जो होते हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, ये जो है
ये भारत के अंदर बहुत ज्यादा हैं, जिनकी संख्या है। भारत दुनिया के अंदर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो है रोडवेज के अंदर आता है, जिसकी सड़कें सबसे ज्यादा है दूसरे नंबर पर। तो राष्ट्रीय राजमार्ग के अंदर मैं बात करता हूँ नेशनल हाईवेज की, तो इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो CPWD का है, यानी इसकी देख रेख जो है, इसका रख रखाव जो होता है वो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है इनकी रख रखाव का काम करती है। अब अगर मैं नेशनल हाईवेज की मैं बात करता हूं, तो नेशनल हाईवेज के अंदर अगर मैं बात करूं आपको कि सबसे लॉन्गेस्ट जो हाईवे है वो कौन सा है, तो सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे जो है वो पुराने टाइम में आपको बुक्स इत्यादि के अंदर जो दे रखा होगा वो NH7 दे रखा होगा। कौन सा दे रखा होगा? NH7। लेकिन NH7 अब नहीं है, अब इसकी जगह पर कौन सा हो गया है? NH44। ये NH44 कौन सा है? ये NH44 जो है वो कश्मीर से ऊपर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक को जोड़ने का काम करता है। नीचे तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक जोड़ने का काम करता है। 3745 किलोमीटर के करीब की इसकी लेंथ है, जो सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है हमारे देश का। जो पहले NH7 था जो वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक, लेकिन अब जो है वो NH44 जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे बन चुका है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक को जोड़ने का काम करता है। और इसकी देख रेख का काम जो है वो सारा का सारा CPWD डिपार्टमेंट का है, जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जो है हमारा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, वो इनकी देख रेख करता है। और अगर मैं नेशनल हाईवेज के अंदर ही सबसे छोटे हाईवेज की बात करता हूँ, सबसे छोटा जो हमारा शॉर्टेस्ट हाईवे जो है वो कौन सा है सबसे छोटा, तो ये है NH47A 47। ये लगभग 6 किलोमीटर ही लंबा है, सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर लंबा आता है, सिर्फ 6 किलोमीटर लंबा है। ये कहाँ जो जोड़ता है? कोची के अंदर एक आइसलैंड को जोड़ता है, और सिर्फ इसकी लेंथ जो है वो 6 किलोमीटर की आती है। केरला के अंदर पड़ता है, कोची को एक आइसलैंड के साथ जोड़ता है 47A। तो इस तरह से नेशनल हाईवेज आता है। दूसरे नंबर पर आती है हमारी स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवेज वो रोड जो होती है, ये नेशनल हाईवेज के बारे में बता दूं। नेशनल हाईवेज के अंदर देश के विभिन्न जो मुख्य एरिया जो होता है, राजधानी से राजधानियां हैं या मुख्य जो बड़े बड़े शहर हैं, वो एक से दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम जो है वो नेशनल हाईवेज का आता है। उसके बाद बात करते हैं हम स्टेट हाईवेज की। स्टेट हाईवेज क्या है? स्टेट हाईवे जो है वो किसी भी स्टेट की जो कैपिटल होती है, जो राजधानी होती है, उस राजधानी को बाकी जिलों से जितने भी जिले आते हैं उनके अंदर जो है साथ मिलाने का काम करता है। यानी जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो देश की राजधानी से लेकर बाकी जिलों के अंदर जो है उसको कनेक्ट किया जाता है, और इसको देखरेख करने का काम जो है वो PWD डिपार्टमेंट का होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है जो इसके द्वारा किया जाता है स्टेट हाईवेज का। तीसरा प्रकार की रोड जो आती है मेजर जो है वो डिस्ट्रिक्ट रोड होती है, जो जिला मार्ग होती है, जिला परिषद के अंदर में आती है। जिला परिषद इसकी देखरेख करता है। ये जिले को मुख्य जो शहर होते हैं या मुख्य जो गांवों के बीच में से निकाली जाती है वो सड़कें होती हैं जो एक शहर को दूसरे शहर के साथ कनेक्ट करती हैं, वो डिस्ट्रिक्ट रोड होती है। जैसे मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो हमारा सिरसा जिला, तो सिरसा जिला से डबवाड़ी को जोड़ा, सिरसा जिला से इलाहाबाद को जोड़ा। ये सारी रोड जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो है वो आती है, जो जिला मार्ग कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं हम लोकल रोड्स की। लोकल रोड होती है एक गांव से दूसरे गांव को, दूसरे से तीसरे गांव को। ये कच्ची भी हो सकती है और पक्की भी होती है, दोनों प्रकार की सड़कें होती है। कच्ची सड़कें भी होती है और पक्की सड़कें भी होती हैं, तो ये स्थानीय सड़कें कहलाती हैं। उसके बाद 5 नंबर पर है इंटरनेशनल रोड्स, जो एक देश को दूसरे देश के साथ कनेक्ट करती हैं, वो इंटरनेशनल रोड्स कहलाती हैं। लाइक जैसे भारत और नेपाल को आपस में जोड़ने वाली सड़क है, भारत और बांग्लादेश को आपस में जोड़ने वाली सड़क है, भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली सड़क है। ये इंटरनेशनल रोड्स है। हालांकि कुछ देशों के साथ जोड़ते संबंध है, बाई रोड जा सकते हैं, कुछ देशों के साथ जुड़ते हैं, उसको सील कर रखा है, तो वो इंटरनेशनल रोड्स होती हैं। एक आती है बॉर्डर रोड, जो बॉर्डर पर किनारे पर से लेकर दूसरी देश के अन्य भागों तक जोड़ने का काम करती है, वो बॉर्डर रोड्स कहलाती हैं। उसके बाद बात करता हूं मैं स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज की बात करता हूं। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज क्या है? ये देश के 4 मुख्य
नगरों को आपस में, जो 4 हमारे महानगर हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करती है। यहां दिल्ली से लेकर कोलकाता तक कोलकाता तक का जोड़ने का काम करती है। दिल्ली से कोलकाता और कोलकाता से चेन्नई और चेन्नई से मुंबई। ये 4 जो होता है, जो उत्तर से लेकर उत्तर, पूर्व से लेकर दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम को, इन चारों मेगा सिटीज को आपस में जोड़ने का काम करती है। और इसकी लेंथ जो है वो 5846 किलोमीटर के करीब की है, यानी 5846 किलोमीटर की लेंथ है। अगर हम दिल्ली से कोलकाता होते हुए चेन्नई जाए तो एक बहुत बड़ा लंबा रास्ता हमें तय करना पड़ेगा, लेकिन इस स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग बनने के बाद ये दूरी जो है बहुत ज्यादा कम हो गई है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आजकल जो है इसके अंडर कंट्रोल में आता है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे जो होता है ये NHAI इसके अंडर कंट्रोल में है यहाँ के। ये इसकी रख रखाव करता है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जो है जो इसकी देखभाल करता है। हाँ जी, अब बात करते हैं रोडवेज की, सड़कों के लाभ की। क्या क्या लाभ होते हैं सड़कों के? तो सड़कों को बनाना एक तो आसान होता है, बिल्कुल इजी होता है सड़कों को बनाना। जैसे मेन जो प्लेन है वहां पर सड़क बनाना बहुत आसान है। पहाड़ी एरिया के अंदर भी सड़क बन सकती है। रेलवेज कभी भी पहाड़ी एरिया के अंदर नहीं बनती, और अगर बनती है तो बहुत मुश्किल से बनाई जाती है। तो सड़कों को बनाना आसान होता है। दूसरा लाभ होता है सड़क बनाने में खर्च भी कम आता है। ये अगर रेलवे का ट्रैक बिछाएंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन अगर सड़क बनाते हैं तो सड़क बनाने में उतना खर्चा नहीं लगता। तीसरी, छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन सबसे उत्तम साधन है, यानी सबसे अच्छा साधन है। अगर हमें छोटी डिस्टेंस के लिए जाना है, कहीं छोटी दूरी के लिए हमें जाना है, तो सड़क जो परिवहन जो है वो सबसे अच्छा और उत्तम साधन कहलाता है। और सड़क जो कि हर घर तक पहुंची है, मतलब कहते हैं गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव तक, यानी हर गांव तक जो है सड़कों ने आपस में जाल बना रखा है और उस जाल के अकॉर्डिंग जो है सड़क हर घर तक पहुंचती है, हर शहर तक, हर गांव तक पहुंचती है। और सड़क परिवहन जो होता है वो सस्ता होता है। अगर मैं एक्सपेंसिव की बात करता हूँ, इसमें किराए भाड़े की बात करता हूँ, तो सड़क परिवहन जो है दूसरे, हालांकि रेल परिवहन जो होता है वो सबसे सस्ता पड़ता है, लेकिन फिर भी सड़क परिवहन भी उतना महंगा नहीं पड़ता जितना एयरलाइन जो है वो पड़ती है। सड़क घनत्व की मैं बात करता हूँ तो भारत में सबसे ज्यादा सड़क घनत्व केरल में सबसे ज्यादा है, यानी अगर पर 100 किलोमीटर के एरिया के अकॉर्डिंग देखते हैं तो केरल के अंदर सबसे ज्यादा रोडवेज का नेटवर्क जो है वो ज्यादा फैला हुआ है। और सबसे कम जो नेटवर्क है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ, 100 स्क्वायर किलोमीटर के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे कम है। और जहां पर बात करता हूँ मैं कच्ची और पक्की सड़कों की बात करता हूँ, तो भारत के अंदर उड़ीसा राज्य ऐसा है जहां पर कच्ची सड़कें जो है वो सबसे ज्यादा है, जबकि महाराष्ट्र के अंदर जो होता है पक्की सड़कें सबसे ज्यादा है। तो रोडवेज के बारे में ये टॉपिक था जो जिसके बारे में यहाँ जो सड़कों के कुछ लाभ जो मैं बता रहा था आपको, कुछ लाभ बताए, उनके साथ साथ सड़कों की कुछ एक समस्याएं भी हैं, कुछ एक प्रॉब्लम्स भी है सड़क नेटवर्क में। क्या आती है? सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम तो होती है रख रखाव में परेशानी। अगर कोई सड़क कहीं टूट जाती है तो वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि भारत के अंदर सड़कों का नेटवर्क इतना ज्यादा है कि डिपार्टमेंट अलग अलग है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से उसको मैनेज किया जाता है। तो एक रख रखाव में बड़ी परेशानी आती है। दूसरा है कच्ची सड़कों पर बारिश आने से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कच्ची सड़कें गांव से गांव के बीच में है या किसी गांव से किसी शहर के बीच में अगर कोई कच्ची सड़क पड़ती है तो वो जो सड़कें जो है वहां से अगर बारिश आ जाती है तो पानी भर जाता है, और पानी भरने के बाद वहां से निकलना व्हीकल्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और तीसरी बड़ी समस्या सबसे ज्यादा है क्योंकि सड़क परिवहन जो है वो बहुत ज्यादा फास्टेस्ट है, बहुत ज्यादा तेज है। तेज गति के कारण यहाँ दुर्घटनाएं भी बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो है वो एक्सीडेंट इत्यादि में मारे जाते हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सड़कों की, क्योंकि सड़कों के कारण दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा जो 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर था राष्ट्रीय भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, उसके अंदर मैंने आपको सड़क परिवहन के बारे में आज बताया है। अगले टॉपिक के अंदर मैं आपको रेल परिवहन और वाटर परिवहन के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें वीडियोस को। थैंक यू सो मच।